रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और मॉक टेस्ट में मार्क्स आपके जो हैं थोड़े कम आ रहे हैं, तो उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन से ऐसे टेक्निक हैं, वो कौन कौन से ऐसे 3 स्टेप है जिनको फॉलो करके हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। मैंने खुद कई सारे एग्जाम्स दिए हैं और क्वालिफाई भी किया है, रिजल्ट सारे मेरे चैनल में पड़े हुए हैं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं 3 ऐसे पॉइंट जिसको अगर आप फॉलो करते हैं और अगर आपके मार्क्स जो है मॉक टेस्ट में वो थोड़े कम आते हैं, टेक्नीशियन या स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 100 में से 50, 55, 75 नंबर आ रहे हैं, तो उसको 80, 82 तक कैसे लेकर जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं मॉक टेस्ट में जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो यहां पर हम लाइव एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, वो मैं आपको सारी टेक्निक बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है। जो भी बिगिनर है, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको पूरा एंड तक देखना है। और जो 3 स्टेप मैं बताने वाला हूं उसमें से तीसरा स्टेप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अगर हम एएलपी की बात करें तो एएलपी में आप जानते हैं कि 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और 75 क्वेश्चन 75 नंबर के आएंगे, जो कि 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें मैथ्स में आप देखेंगे 20, रीजनिंग में 25, साइंस में 20 और जीए में करंट अफेयर में जो है 10 नंबर। मगर अगर आप बात करते हैं टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में 75 नंबर का नहीं आने वाला है। टेक्नीशियन में इस बार 100 नंबर का आएगा, जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग नंबर की, साइंस 40 नंबर की और जनरल अवेयरनेस जो है 10 नंबर की है। ठीक है, ये तो हमारा सिलेबस है। मगर जब भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट ऐसा नहीं करना कि रोज रोज मॉक टेस्ट लगाने हैं या फिर बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्वांटिटी पे नहीं जाना, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाने, मॉक टेस्ट लिमिटेड लगाने हैं, मगर जो लगाने हैं उसको इस तरीके से लगाना है कि उसमें हर बार मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स जो हैं वो धीरे 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 इंक्रीज हो। ऐसा ना हो कि हमने 100 मॉक टेस्ट लगा दिए मगर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। पहले मॉक टेस्ट में 50 नंबर आ रहे थे और जो 100 मॉक टेस्ट लगाया उसमें भी 50, 55 नंबर आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ 20, 25, 30 मॉक टेस्ट लगाइए, मगर मॉक टेस्ट ऐसे लगाइए आप कि अगर आपके पहले मॉक टेस्ट पे 50, 55 नंबर आ रहे हैं तो 30 टेस्ट के बाद आपके जो है कम से कम 80 नंबर तक पहुंच जाए। और वो किस तरीके से पहुंचेंगे, उसमें सबसे पहले आपको जो याद रखना है 3 चीजों में, पहला जो नंबर 1 स्टेप है वो है आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस। कैसे आपको एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट जब भी लगाएंगे उसके बाद आपको कॉपी और पेन लेके कम से कम 3 से 4 घंटे बैठना है। मॉक टेस्ट के बाद आपको नंबर नहीं देखने, ज्यादा आ गए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, नंबर कम आते हैं तो दुखी नहीं होना। कितने भी नंबर आए आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, उसको कॉपी और पेन लेकर नोट करना है। क्या नोट करना है मैं आपको समझाता हूं। मॉक टेस्ट के इस फॉर्मूले के थ्रू ही मैंने अपने मार्क्स को इंक्रीज किया था और अलग अलग एग्जाम में सिलेक्शन भी लिया था। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसने रेलवे एएलपी का अपना जो है मॉक टेस्ट लगाया, चाहे आप कोई से भी स्टूडेंट हो। मैं यहाँ पे रेलवे एएलपी का एग्जांपल ले रहा हूं। आप टेक्नीशियन के स्टूडेंट भी इस चीज से समझ सकते हैं, आरपीएफ के स्टूडेंट भी इस चीज से समझ सकते हैं। ठीक है ना। 75 क्वेश्चन आए थे, एक स्टूडेंट ने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इसके 65 क्वेश्चन में जब इसने देखा अपने मॉक टेस्ट में, इसके सिर्फ और सिर्फ 56 क्वेश्चन सही थे, 9 क्वेश्चन गलत थे, जो कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो इसके जो मार्क्स आए 75 में से 53 नंबर आए। ठीक है, 53 नंबर। अब इसको क्या चाहिए, इसको 53 नंबर को धीरे धीरे जब बढ़ाना है तो इसको यह देखना होगा कि इसके जो 9 क्वेश्चन गलत गए हैं, ये क्वेश्चन कौन कौन से गलत गए हैं। इस हर एक चीज को आपको कॉपी और पेन पे नोट करना है और यह सोचना है कि जो ये 9 क्वेश्चन आपकी बार गलत गए हैं, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट में आएगा तो मैं वो गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जैसे आपको पूरा चार्ट बनाना है इस तरीके से अपनी कॉपी पर, और चार्ट में आपको लिखना है मैथ्स। मैथ्स में इसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 17 सही थे, 3 गलत थे। फिर आपको लिखना है कि जो 3 क्वेश्चन गलत हैं वो कौन कौन से हैं। ये सब चीजें आपको नोट करनी है कि मेरी गलतियां क्या हैं। जो चीजें आपकी सही हैं वो तो अच्छी बात है, मगर जो आपकी गलतियां हैं उसी को आपको अपनी ताकत बनाना है, उसी पर आपको काम करना है, उसी को आपको स्ट्रांग बनाना है। इसने देखा कि 3 क्वेश्चन इसके गलत थे। 3 क्वेश्चन कौन कौन से गलत थे, एक मैथ्स में मैन सोल्यूशन का क्वेश्चन गलत था, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत था और दूसरा अलजेब्रा का क्वेश्चन गलत था। मैथ्स के इसके 3 क्वेश्चन गलत थे, मैन सोल्यूशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा। अब आपको देखना है कि वो जो गलती हुई है मैथ्स में 3 क्वेश्चन की, वो गलती किस रीजन की वजह से हुई है, आखिर वो गलती होने का कारण क्या था। तब इस स्टूडेंट ने पाया कि मेन सॉल्यूशन में जो इसकी गलती हुई थी, ये टेस्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी लगा रहा था, तो कैलकुलेशन की वजह से इसका मेन सॉल्यूशन क्वेश्चन गलत हो गया। बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि जब हम मैथ्स करते हैं तो क्वेश्चन हमें आता होता है,
क्वेश्चन भी आसान होता है, मगर हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है। ये आपको नोट करना है। मैं भी इसी तरीके से हर एक टेस्ट को जो है नोट किया करता था और अपने मार्क्स को जो है बहुत इंक्रीज कर रहा था। रेलवे में 100 में से 100 मार्क्स भी थे, एसएससी में डीएसएसबी में भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, यही वो फॉर्मूला था। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क का इसका एक क्वेश्चन गलत गया था। जब इसने देखा टाइम एंड वर्क का क्यों गलत गया, तो उसने पाया कि टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन आया था वैकल्पिक वाला, अल्टरनेटिव डेज वाला। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक दिन काम ए ने किया, अगले दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, और दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में खत्म किया। ऐसे वाले जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का, इसका ये क्वेश्चन गलत हो गया। तब आपको क्या करना है, अगर आपका ऐसे क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है किसी टॉपिक में से, तब आपको इसको नोट करना है और टाइम एंड वर्क में अल्टरनेटिव वाले, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ तो इसके जैसे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, इसी के जैसे आपको 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अलजेब्रा का इसका क्वेश्चन गलत हो गया, बेसिक जल्दी जल्दी पढ़ रहा था और पढ़ने में गलती कर दिया, तब आपको क्या करना है, अलजेब्रा के क्वेश्चन कम से कम टेस्ट के बाद 10 से 12 क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और आपके कुछ क्वेश्चन गलत हैं तो वो आपको कॉपी में नोट करने हैं और उसी टॉपिक के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन टेस्ट के तुरंत बाद आपको लगाने हैं, ताकि कभी भी आने वाले टेस्ट में आप वो वाली गलती ना करो। मॉक टेस्ट के खत्म होने के बाद अगर आपने देखा टाइम एंड वर्क में आपकी गलती है, और अगर ये गलती जो है आपका आने वाले टेस्ट में जो है अगर आपने उससे पहले इसमें 10 से 15 क्वेश्चन लगा लिए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं रहेगी। इसी तरीके से जैसे आपने मैथ्स में किया वैसे ही आपको रीजनिंग में लिखना है। रीजनिंग में इसका ये क्वेश्चन गलत था सीरीज का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीरीज के ही क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के बाद लगाने हैं, ताकि ये कोशिश करनी है जो गलती आपने एक मॉक टेस्ट में कर दी है वो अगले मॉक टेस्ट में ना हो। अगर अगले मॉक टेस्ट में कोई और सी गलती होती है तो फिर आपको इसी तरीके से नोट करना है, फिर तीसरे मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही नोट करना है। जब ऐसे आप नोट करते चलेंगे और हर मॉक टेस्ट के बाद जो भी आपकी गलतियां होंगी उन गलतियों को दोबारा से पढ़ेंगे, उस पर काम करेंगे, तो धीरे 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 आपका 7 से 8 मॉक टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे। और जब आप जो है 10 से 12 मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स जो है वो काफी इंक्रीज हो चुके, जो बेसिक बेसिक गलती आप करते थे वो गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो गलत होते हैं उसको नोट करना है और उस क्वेश्चन को जो है 10 से 15 बार करना है। मान लो साइंस में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया पीरियोडिक टेबल से, तो आप मॉक टेस्ट के तुरंत बाद जो है पीरियोडिक टेबल को जो है पूरा रीड करेंगे और पीरियोडिक टेबल के जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, 100% आपके जो 10 से 12 मॉक टेस्ट के अंदर जो है आपके मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे। दूसरी चीज स्टूडेंट जो करते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं मगर वो एक चीज पर ध्यान नहीं देते, वो अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर करे अगर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे, बहुत जल्दबाजी मचाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई चीज में समस्या आती है, मॉक टेस्ट में अगर कोई गलती होती है, इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो मॉक टेस्ट के तुरंत बाद आपको जो है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। नेक्स्ट चीज, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ये वो पॉइंट है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट से सिलेक्टेड स्टूडेंट को अलग बनाता है। आपको आना चाहिए स्किप करने की कला। ठीक है, स्किप करना, स्किप करने का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन आपको करने हैं और कितने क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट बड़ी भावनाओं में बह जाते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को अगर मान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं अलजेब्रा स्टूडेंट की बहुत अच्छी है, तो वो क्या होता है, वो सोचता है अलजेब्रा तो मैंने अच्छी तरीके से करी है, इसका तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कभी गलत नहीं करूंगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मुझे करना ही करना है। कभी भी आपको भावनाओं से जो है टेस्ट को नहीं देना और ना ही पेपर को देना। आजकल ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं टीसीएस जानबूझकर ऐसे डाले जाते हैं, खास करके मैथ्स में, और उससे भी ज्यादा रीजनिंग में आजकल कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो स्टूडेंट का टाइम कंज्यूम करते हैं, जो स्टूडेंट के टाइम को जो है वो खाते हैं, और क्वेश्चन जो है आसान होते हैं मगर उसको करने में जो है 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन में ऐसे अटक जाते हो और ज्यादा टाइम लग जाता है तो उससे क्या होता है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है। टाइम जब कम होता है स्ट्रेस बढ़ता है, मेंटली प्रेशर बढ़ता है,
और प्रेशर की वजह से हमारा जो पूरा पेपर होता है या पूरा टेस्ट होता है वो खराब होने के चांस रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं बहना। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि हाँ आता है, ठीक है आप कर पाओगे, मगर आपको यह भी पता है कि इसको करने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग सकते हैं या 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप बाद में अगर टाइम बचता है तो वापस उस पर आइए और उसको कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको ईगो पे नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ अड़ना नहीं है कि नहीं मैं तो उसको सॉल्व करूंगा चाहे कितना भी टाइम लग जाए, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा ट्राई करना है, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो स्किप कीजिए। अगर आपको स्किप करने की कला आ गई पेपर में कि कौन कौन से क्वेश्चन में देखते ही मुझे छोड़ देना है कि इसमें टाइम लगने वाला है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, तब आपके जो मार्क्स है वो काफी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। फोर्थ चीज, एक और एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, तो इस तरीके से लगाओगे कि मॉक टेस्ट जब मन कर आपका लगा लिया, मॉक टेस्ट 3 बज रहे दिन के 3 बजे लगा लिया, शाम के 6 बजे लगा लिया, ठीक। आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे एक माहौल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से आप पेपर देते हैं बिल्कुल बिना किसी डिस्टरबेंस के, ठीक है, बिना किसी से बातचीत किए, बिना रोके, ठीक है, तो आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मैं हफ्ते के अंदर, वीक के अंदर जो है, मैं पूरे हफ्ते के अंदर जो है, पूरे हफ्ते में, वीक के अंदर पूरे, मैं सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मगर जब मैं 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगा तो मैं उसको बहुत शिद्दत के साथ लगाऊंगा और मैं 2 मॉक टेस्ट में पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे मैं पेपर देता हूं उसी तरीके से दूं, ठीक है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे एक मॉक टेस्ट मंडे को देना है और दूसरा मॉक टेस्ट फ्राइडे को देना है, और दोनों मॉक टेस्ट जो देने हैं वो मुझे सुबह के 10 बजे से लेकर 11 बजे देने हैं। टाइम फिक्स कर लो आप कि मुझे 10 से 11 देने हैं, मंडे को भी फ्राइडे को भी। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर जो है मंडे को जो आपको मॉक टेस्ट दिया है, अगर जितना स्कोर आपने उसमें किया है तो फ्राइडे को जो मॉक टेस्ट दोगे उससे अच्छा करना है। बहुत ही आराम से चीजों को पढ़कर, ठीक है, ना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, चीजों को समझकर इंपॉर्टेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि टेक्नीशियन के जो स्टूडेंट हैं या फिर एएलपी के या फिर आरपीएफ के, उनका मॉक टेस्ट में स्कोर कितना होना चाहिए या फिर सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट में कभी भी जो है आप जब भी सेफ साइड देखोगे तो मार्क्स को नहीं देखोगे, मार्क्स को आपको बस सिर्फ बढ़ाने की कोशिश करनी है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका परसेंटाइल। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको साइड में एक परसेंटाइल शब्द होगा, और परसेंटाइल अगर आपकी 95 तक आ रही है ना, 95 96, अगर 95 परसेंटाइल आपने पहुंचा दी मॉक टेस्ट में, कैसा भी मॉक टेस्ट हो, और अगर आपकी परसेंटाइल 95 के आसपास आ रही है, तो ये मान के चलो कि आप लोग बिल्कुल सिलेक्शन वाले कैंडिडेट हो, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा टाइम बचा है और आप बिल्कुल नजदीक हो अपने सिलेक्शन के, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा अगर आपने परसेंटाइल 95 तक पहुंचा दी, क्योंकि यही वो स्टूडेंट होते हैं 94 95 93 परसेंटाइल वाले जो सिलेक्शन लेकर जाते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है अपनी परसेंटाइल पे, क्योंकि मॉक टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि मॉक टेस्ट हार्ड होता है तो कम आ जाते हैं, जब मॉक टेस्ट आसान होता है तो मार्क्स काफी ज्यादा आ जाते हैं। मगर जो परसेंटाइल होती है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को दिखाता है स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट वो कहां पर लाई करता है, स्टूडेंट की तैयारी कितनी है, उसको जो है परसेंटाइल दिखाती है। तो आपको कोशिश करना है कि परसेंटाइल को आप अपने जो है 95 से ऊपर पहुंचाए किसी भी तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं 10 से 12 मॉक टेस्ट में, तो आपकी परसेंटाइल भी बढ़ेगी और मार्क्स भी बढ़ेंगे। 100% मेरी गारंटी है इन सबको अगर आप फॉलो करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।